प्यारे बच्चों, मैं R.S. विश्वकर्मा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके साथ लाइव टेलीकास्ट हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं MA 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की, और फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है भारत की राजनीतिक राजनीति, और उसकी जो इकाई है, यूनिट है, थर्ड में हम चर्चा कर रहे हैं न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हुए। हमने पिछली इकाई में चर्चा किया था न्यायाधीशों की शपथ तक, और हम आगे उसी की बात बढ़ाते हैं। भारत के प्रमुख संवैधानिक पदों पर बैठे हुए या प्रमुख संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इन सब का वेतन हमें जानते हैं कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उसी तरह राज्य के न्यायाधीशों के वेतन भी राज्य की जो संचित निधि होती है उससे दिया जाता है। उस वेतन और भत्तों में उनके पद पर यानी 62 साल रहते हुए सामान्य परिस्थितियों में कोई कटौती नहीं की जाती। कोई विशेष प्रावधान छोड़ के, जैसे कभी वित्तीय आपात लग जाए या आपातकाल लगा हो, ऐसी परिस्थिति छोड़कर के बाकी सामान्य परिस्थितियों में किसी भी न्यायाधीश के या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। इनके वेतन और भत्तों में कटौती करने का पावर जो है पार्लियामेंट को है, और अगर पार्लियामेंट चाहे तो अपने विधायन के द्वारा इन पर, इनके वेतन और भत्तों पर कटौती या बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में वो चीज लागू नहीं होती। भारत के संविधान का अनुच्छेद 221 यह व्यवस्था करता है कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों तथा पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया गया, विधायन के द्वारा किया जाता है, और नियुक्ति के उपरांत इनके वेतन और भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, केवल वित्तीय आपात की स्थिति को छोड़कर। इनके वेतन भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, और निःशुल्क आवास की फ्री व्यवस्था यानी निःशुल्क व्यवस्था उनको दी जाती है। इनको जो वेतन दिया जाता है वो जनवरी 2006 से छठे वेतनमान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपए और अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। और इसके साथ साथ तमाम वो सारे भत्ते और वो सारी सुविधाएं जो संविधान द्वारा प्रदत्त होती हैं वो समय समय पर इनको मिलती रहती हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि से ही भारित होती है। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है कि इनके सारे वेतन भत्ते जो है निश्चित होते हैं और वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। इनमें सामान्यतः कटौती करने का कोई ऐसा मौका नहीं होता। अगर वो पार्लियामेंट चाहे तो इसमें कुछ विधायन या परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार से एक न्यायाधीश को अपने निश्चित पद पर रहते हुए 62 वर्ष की उम्र तक वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो संवैधानिक रूप से उनके लिए नियत कर दी जाती है। मैं एक चीज यहां पर बताना और चाहूंगा आप लोगों को, थोड़ा ध्यान दें। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में जो थोड़ा सा जटिल प्रोसेस है, उस संबंध में भारत का संविधान के अनुच्छेद 223 क्या कहता है उस संबंध में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अनुच्छेद 223 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ही कर सकते हैं। जो मैंने इसके पहले प्रक्रिया में चर्चा किया था कि कोई अगर मुख्य न्यायाधीश है और अगर वो पद त्यागता है या उसका पद रिक्त होता है तो उसमें प्रावधान क्या है, तो उसका उसमें इसमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसका जो वरिष्ठ होगा, उसके बाद का जो वरिष्ठ होगा लगभग उसका अगला नंबर होगा जो मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। परंतु यह तभी संभव है जब संबंधित न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्य के पालन में असमर्थ हो, अस्थायी हो, पद त्याग चुका हो, अनुपस्थित हो, या उसका पद एन प्रकार रिक्त हो। ऐसी व्यवस्था के बाद
राष्ट्रपति जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था करते हैं, जो उन्हीं में से परिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये देखें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक निश्चित वेतन, सारी संवैधानिक सुविधाएं, फ्री आवास और वो सारे वेतन भत्ते मिलते हैं जो समय समय पर संविधान के द्वारा उनके लिए तय किए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो क्या कहता है। संविधान ने उच्च न्यायालय को विभिन्न शक्तियां व क्षेत्राधिकार दिए हैं। यह राज्य के अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय है। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है, कर्तव्यों का बोध कराता है, संविधान की व्याख्या करता है तथा राज्य में अपनी भूमिका अधीक्षण या सलाहकारी के रूप में निभाता है। उच्च न्यायालयों का गठन स्वतंत्रता से पूर्व हुआ था, अतः उनके क्षेत्राधिकार यथावत बने हुए हैं, उनमें कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं किए गए हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत क्षेत्राधिकार वही रहने का उपबंध कर दिया गया है जो स्वतंत्रता से पहले की न्यायालयों की व्यवस्था थी। वर्तमान में उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियां इस प्रकार है, कुछ पॉइंटों में मैं आपको बता देता हूं। आरंभिक अधिकारिता, प्रारंभिक अपीली क्षेत्राधिकार जिसे कहते हैं, न्यायाधीश अधिकारिता, पर्यवेक्षणीय अधिकारिता, अभिलेखी अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की अधिकारिता, न्यायिक समीक्षा की अधिकारिता, ये इतने इस प्रकार के कार्यक्षेत्र हैं। और उच्च न्यायालय की कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकारिता होती है, जैसे संसद के कार्य, राज्य विधानमंडल के कार्य, एकत्व अभिलेख, संवैधानिक व्यवस्था, भारतीय पैनल कोड 1860, न्यायिक कार्यवाही कोड 1973, सामान्य नागरिक कार्यवाही कोड 1908 वगैरह वगैरह। ये जो मैंने कहने का मतलब ये कि भारत के संविधान बनने के पूर्व जो अंग्रेजी व्यवस्था थी, लगभग उसके अधिकांश उपबंध, कार्यक्षेत्र, अधिकारिता न्यायालयों की लगभग वही है। इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है। और अगर समय समय पर कोई परिवर्तन किया गया है तो वो संवैधानिक संशोधनों के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से यह राज्य का जो उच्च न्यायालय है उन सारे कामों को करता है, जो जैसे मैंने इनको पॉइंट में बताया, जैसे आरंभिक अधिकारिता। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। आरंभिक अधिकारिता किसे कहते हैं? आरंभिक अधिकारिता के तहत इस प्रकार के मामले जो है उच्च न्यायालय के समक्ष आते हैं। उच्च न्यायालय को निम्न मामलों में आरंभिक अधिकारिता की शक्तियां प्राप्त हैं। इसको मैंने पॉइंट में इसलिए बताया कि ये आपको लिखने और समझने में भी आसानी होगी। राजस्व से संबंधित मामले, राजस्व मतलब भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित मामले। अब जमीन से संबंधित मामले चाहे वो जिलों की सीमा से संबंधित हो, व्यक्ति विशेष से संबंधित हो, किसी इंडस्ट्री या किसी के साथ संबंधित हो, मतलब ऐसे मामले जो जमीन से संबंधित हो, उन जमीन से संबंधित मामलों को राजस्व मामले कहा जा सकता है। इन मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय संज्ञान ले सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले, अर्थात भारत के संविधान के द्वारा जितने अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं और वो अधिकार अगर किसी भी प्रकार से प्रभावित होते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। और न्यायालय जो है संवैधानिक अधिकारों का जो संरक्षण है जो न्यायालय को दिया गया है उसके तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के मामले में संज्ञान जो है उच्च न्यायालय ले सकता है। इसके अलावा नागरिक अधिकार, अब आजकल तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भी मामले न्यायालय के पास जा सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक उपबंधों के तहत ये संवैधानिक कर्तव्य है कि प्रत्येक देश
प्रत्येक नागरिक को देश की अखंडता के प्रति समर्पित रहना चाहिए, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय संपत्तियों का सम्मान करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब कि अधिकार और कर्तव्य ये जो है, ये दोनों मामलों पर अगर कोई व्यक्ति प्रभावित है या किसी के अधिकार कर्तव्य प्रभावित है या कोई अपने कर्तव्यों से किसी को ठेस पहुंचाता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता या दूसरे के कर्तव्यों को प्रभावित करता है या दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसे मामलों का संज्ञान जो है उच्च न्यायालय ले सकता है। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है, संसद सदस्यों और राज्य विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद, अर्थात कहने का मतलब ये कि वोटिंग के संबंध में जो भी विवादित स्थितियां होती हैं निर्वाचन से संबंधित होगी, चाहे वो विधानसभा निर्वाचन हो, चाहे लोकसभा निर्वाचन हो, या जिला पंचायत का या जिले के अंदर का चुनाव हो, कोई भी ऐसा चुनाव हो, चुनाव से संबंधित अगर कोई प्रकरण है और उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है, संवैधानिक अवहेलना होती है या उसमें माने कहना चाहिए कि उसको अवैधानिक तरीके से संपन्न किया जाता है या किसी भी प्रकार की किसी को शंका होती है, तो ऐसे मामलों को निपटारा करने के लिए संबंधित पक्ष जो है न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय उसमें संज्ञान लेकर के और संबंधित पक्षों की सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा संविधान की व्याख्या करने से संबंधित भी अधिकार जो है ये आरंभिक अधिकारिता में आते हैं, अर्थात राज्य की विधानसभा से निर्मित विधि या विधायन, राज्य की विधानसभा द्वारा किया गया विधायन अगर किसी मामले में संदेहास्पद है और अगर ऐसा महसूस होता है किसी को कि इस विधायन से संवैधानिक ढांचे का हनन हुआ है, संवैधानिक ढांचा प्रभावित हुआ है, तो ऐसे मामलों पर भी उच्च न्यायालय संज्ञान लेकर के और उनकी व्याख्या या पुनर्व्याख्या कर सकता है। ये अधिकारिता भी जो है वो उच्च न्यायालय के पास है। इसके अलावा वसीयत है, विवाह है, तलाक, कंपनी, कानून एवं न्यायालय की अवमानना से संबंधित, न्यायालय की अवमानना मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, अगर ऐसे भी कोई मामले हैं वसीयत से संबंधित है, विवाह है, तलाक है, कंपनी कानून अधिनियम, तो इस प्रकार के वो सारे मामले जिनसे व्यक्ति कहीं न कहीं प्रभावित है या उसके साथ कोई अवैधानिक प्रक्रिया जो है, अवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका जीवन प्रभावित है, ऐसे मामलों का संज्ञान जो है कोर्ट ले सकता है। एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा केवल मुंबई और कोलकाता, चेन्नई के उच्च न्यायालयों को 2000 या अधिक राशि या इस मूल्य की संपत्ति के अभियोग सुनने का अधिकार प्राप्त है, मतलब कहने चाहिए वो 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जितने 5-6 पॉइंटों में आपको मैं बताया वो उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के क्षेत्र आते हैं। अगले पॉइंट में हम अध्यादेश यानी रिट पिटीशन के संबंध में चर्चा करेंगे।